नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। लगता है पीएम मोदी को ये एहसास हो गया है कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब बाकी 4 चरणों में भी उनकी हालत खराब होने वाली है। दिल्ली से बीजेपी की सत्ता जाने वाली है। दिल्ली से मोदी की विदाई शायद तय हो गई है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज मोदी ने तेलंगाना की अपनी एक रैली में अपने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया, वो भी कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए। जी हां, आपने सही सुना कि 10 सालों में पीएम मोदी ने अदानी और अंबानी का नाम इस तरह से लिया जिसमें उन्हें वो कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि मोदी को भी अब शायद ये लगने लगा है कि 3 चरणों के चुनाव में जो हालत दिख रही है बीजेपी की, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की निकल रही हैं महंगाई बेरोजगारी के सवालों पर, और जो माहौल राहुल गांधी ने इस समय पूरे देश में बना दिया है, जिसमें वो लोगों के सामने जाकर ये बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार ने, मोदी ने 10 सालों तक केवल 2 उद्योगपतियों को मदद करने में पूरी शक्ति लगा दी, जबकि करोड़ों अरबों लोग किस तरह जूझते रहे 2 वक्त की रोटी के लिए और कितनी गरीबी में वो जी रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये राहुल गांधी तरह तरह से लोगों को समझा चुके हैं, बता चुके हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आपके हैं जबकि वो उनके हैं। हम यानी इंडिया, कांग्रेस, ये जो है ये लोगों की है, जनता की है, जबकि वो यानी मोदी उनके यानी अदानी और अंबानी के हैं। राहुल गांधी तो हमेशा से मोदी को कभी सूट बूट की सरकार के नाम पर घेरते हैं, कभी वो उन्हें हम दो हमारे दो के नाम पर घेरते हैं, जिसमें सरकार 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोगों की मदद उसमें हो रही है। ये आरोप राहुल गांधी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद तक में अदानी का नाम लेकर और अदानी की पीएम के साथ फोटो एक दिखाई थी, जिस पर बहुत हंगामा मचा था और उसे बाद में कार्रवाई से अलग भी कर दिया गया था। और इसके अलावा भी जो बाकी नेता भी महुआ मोइत्रा हैं, जैसे जिन लोगों ने भी अदानी के खिलाफ आवाज उठाई या अदानी से मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाए, उनसे मोदी से इस बात का जवाब मांगा कि आखिर कैसे कुछ लोगों को इतनी मदद हो रही है, उन्हें उनके हवाले देश के सारे संसाधन किए जा रहे हैं और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारे सवाल जब मोदी के सामने उठाए जाते रहे तो मोदी ने किसी न किसी तरह, बीजेपी ने ऐसे नेताओं पर कोई कड़ी कार्रवाई की, ये हमने लगातार देखा है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम लेने से नहीं झिझक रहे हैं, नहीं हिचक रहे हैं। वो अपने हर भाषण में लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से लौट कर आएगी तो फिर ये उद्योगपतियों की सरकार ही रहेगी, आपके लिए इसमें कुछ नहीं रहेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जनता इस बात को समझती जा रही है और जनता के इस समझने का असर ये हो रहा है कि अब मोदी को डर लग रहा है। आज तेलंगाना में मोदी ने जो भाषण दिया उससे इस डर की बानगी साफ दिखाई दे रही है। क्या कहा है मोदी ने, पहले इसको सुन लेते हैं। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई।
मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्रांनो, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो यहाँ पर मोदी कह रहे हैं कि देश को जवाब देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि अदानी और अंबानी से बोरी भर भर के धन मिला है। क्यों लगा रहे हैं मोदी आखिर ये आरोप, और इस पर प्रियंका गांधी ने किस तरह मोदी की क्लास लगा दी है। अभी ये प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में लगातार रैलियां कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लोगों से जा के मिल रही हैं और बिल्कुल मोदी की पोल खोल के रख दे रही हैं। आज भी प्रियंका ने कुछ ऐसा ही किया। इस पर और इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अमरिंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। अमरिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमरिंदु जी, अभी जो मोदी जी की बाइट आपने सुनी, उन्होंने राफेल से बात शुरू की और वो पहुंच गए अदानी अंबानी पर, और उसके बाद वो पहुंच गए कि टेम्पो में भर भर के पैसा जा रहा है। मोदी के साथ विडंबना ये हो रही है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो अब मजाक का विषय बन गया है, क्योंकि ये आज ही का बयान है और कुछ घंटों में ही इस पर जो सोशल मीडिया पर इस पे मीम्स वायरल होने लगे। अब ये लोग कहने लगे कि अब तो लोग टेम्पो में पीछे ये देखने लग गए हैं कि उतरने से पहले की कोई झोली छूट तो नहीं गई, कोई बोरी छूट तो नहीं गई पैसे की। मतलब ये कि अदानी अंबानी अब लोगों को पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि ये तो मजाक ही है अगर वो ये कहें, क्योंकि मोदी ये बात कह रहे हैं। बात उन्होंने शुरू की राफेल से, और उसके बाद राहुल गांधी पर एक आरोप ये लगाया कि अब वो अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। मोदी उनका ये झूठ फिर से पकड़ा गया, क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने झारखंड में कल वो उन्होंने सभा की थी और वहां पर भी उन्होंने कहा था कि इनकी सरकार हमको नहीं चाहिए। अमरिंदु जी, पहले हम राहुल गांधी की ये बाइट पहले सुन लेते हैं कि कल के भाषण में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आपसे सवाल करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। अमरिंदु जी, राहुल गांधी ने तो यहाँ साफ साफ लोगों के सामने दो विकल्प रख दिए कि आपको मोदी और अदानी की सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करे। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी क्या अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे, या उनकी टीम भी अब बिल्कुल सुस्त हो गई है? उसे लग रहा है कि अब 3 चरण में तो कुछ खास नहीं कर पाए, तो बाकी के 4 चरण में क्या ही कर लेंगे? और क्या बीजेपी ने अब हथियार डाल लिए? क्योंकि आज मोदी के भाषण में एक अलग किस्म की हताशा नजर आई। उसमें उनके होमवर्क तो कम दिखा ही, और ये भी दिखा कि जहां मर्जी वहां वो झूठ बोल ही देते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी के इस भाषण का विश्लेषण कैसा किया जाए? शर्मिष्ठा जी, मोदी जी ने एक तो कई बातें आज घोषित कर दी हैं जो कि राहुल गांधी आरोप लगाते रहते थे, उन आरोपों की एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने पुष्टि कर दी। एक तो ये पुष्टि कर दी कि अडानी और अंबानी के पास बहुत काला धन है, और अडानी और अंबानी काला धन जो है वो टेम्पो में भर भर के भेजते हैं, ऑटो रिक्शा में भर भर के भेजते हैं। ये पुष्टि जो है वो नरेंद्र मोदी ने कर दी। अब नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसियों की विफलता ये है कि चूंकि वो हो सकता है कि वो टेम्पो भर भर के वो बीजेपी के दफ्तर जाते हों और नरेंद्र मोदी को बताया जाता हो कि ये जो है टेम्पो भर भर के शहजादे के यहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस के शहजादे के यहाँ जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की एजेंसियों की विफलता एक तरीके से, ये भी नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया कि 10 साल तक जो थे वो जो बातें करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, वो फालतू की बातें थी, कोरी बातें थी, और अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार पे ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। और यही आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते रहते हैं कि अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार पे ये सरकार जो है वो मिलीभगत करती है। तो इस तरीके से शर्मिष्ठा जी, मोदी ने एक तरीके से राहुल गांधी के जितने भी आरोप थे उनको सच साबित कर दिया है कि राहुल गांधी सच कह रहे थे और उनके आरोप एकदम सही थे। दूसरा शर्मिष्ठा जी, ये कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी की टीम ये बात अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि अब चुनाव पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। 3 चरणों के जिस तरीके से मतदान हुए उसमें ये बात साफ हो चुकी है
कि अब सरकार मोदी जी की नहीं बनने जा रही है किसी भी तरीके से, और ज़बरदस्त तरीके से इन 3 चरणों में नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई आगे आने वाले 4 चरणों में किसी तरीके से नहीं हो सकती है। ये बात मोदी जी की भी समझ में आ गई है एक तरीके से, और ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ में भी आ गई है। तो इसलिए अब मोदी जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हालांकि कल ही वो रोना शुरू कर चुके थे, तो रोना शुरू करने के बाद अब इस तरीके की जब बातें कर रहे हैं, तो इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये उनकी समझ में आ गया है कि मामला हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ के अब तोते जो है एक तरीके से वो उड़ चुके हैं शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दिख रहा है आज मोदी का भाषण जो है वो बिल्कुल हताशा का एक नया लेवल, उसमें नया स्तर दिखाई दिया। अभी तक तो मंगलसूत्र से होते हुए वो भैंस तक ही पहुंचे थे, लेकिन अब ये जो अदानी अंबानी पर उन्होंने बात कही है, इसको लेकर अब केवल कांग्रेस ही नहीं बाकी तमाम दलों के नेता भी अब मजे ले रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर 10 सालों में आपकी सरकार रही और अगर आप आज ये मान रहे हैं कि अदानी अंबानी से राजनीतिक दलों को चंदा जाता है या बोरी में भरकर पैसा जा रहा है, किसी भी तौर पर जाए, तो इसका मतलब वो काला धन अगर वो जा रहा है, तो इन 10 सालों में एक भी रेड ईडी या आईटी या किसी ने भी, सीबीआई ने यहाँ पर क्यों नहीं मारी? क्यों अदानी और अंबानी के दफ्तर में कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई? जबकि अदानी के तो हिंडनबर्ग उसके लिए रिसर्च के मामले में तो बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, और लगातार विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा था कि आप उस पर एक व्हाइट पेपर जारी कर दें, आप उस पर कोई बयान दे दें, आप अपनी कोई प्रतिक्रिया दे दें। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जैसे वो मणिपुर का म नहीं बोलते, वैसे अदानी का अ उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन आज उन्होंने और यानी अदानी अंबानी दोनों बोल दिया। और अमरिंदर जी, आपको याद होगा कि जब सबसे पहली बार ये सत्ता में आए थे, तो उस समय अंबानी के किसी हॉस्पिटल या किसी चीज का उद्घाटन करने वो पहुंचे थे और मुकेश अंबानी ने इनकी पीठ पर हाथ रख दिया था। ये एक बड़ी वो अजीब सी बात लगी, क्योंकि उस समय अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री की पीठ पर कोई उद्योगपति इस तरह से हाथ रख दे। दोस्ती होती है, आपसी संबंध होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन पीठ पर सार्वजनिक रूप से हाथ रखने का मतलब ये माना गया था कि ये सरकार जो है वो अब इन उद्योगपतियों के कहने पर चलेगी, और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन आज जो है मोदी अब वो उल्टी गंगा बहाने लगे हैं। अब वो कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि अभी तक राहुल गांधी ही आरोप लगाते रहे हैं कि आपने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, लेकिन आप किसानों के कुछ हजार माफ करने में आप पीछे हट जाते हैं या आप उनको राहत नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने अभी पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है 30 अप्रैल या 1 मई को भी उनका एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कौन किनका है। राहुल गांधी का ये बयान भी सुनते हैं। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। मैं आपका हूं, वो उनके हैं, फर्क समझो। राहुल गांधी का बिल्कुल सीधा सा संदेश था और जनता ने इस फर्क को शायद समझ ही लिया, और ऐसा लग रहा है कि मोदी भी शायद अब इसको समझने लगे हैं। और यहाँ पहले मैंने जो बात कही थी होमवर्क की, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी ने ये वाला बयान राहुल गांधी का जरूर सुना होगा और उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया होगा कि मैं अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेता, तो लो आज मैं ले लेता हूँ। लेकिन ये लेते ही वो जिस तरह से बुरी तरह से घिर गए हैं। अमरिंदर जी, इस पर क्या कहेंगे? क्या मोदी का ये जो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, और क्या मोदी ने आज अदानी अंबानी को लेकर आज जिस तरह राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे घेर रहे थे, अभी तक ये बता रहे थे कि वो आपकी संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देंगे, फिर वो पिछले दिनों उनका ये बयान आने लगा कि वो बाबरी ताला लगवा देंगे राम मंदिर में, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हम मंदिर बचा सकें। तो उनके ऐसे उटपटांग बयान लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब अदानी अंबानी पर बयान आने का क्या मतलब निकाला जाए,
क्या मोदी को ये दिखने लगा है कि उनकी हार हो रही है, या कि ये जो अमेठी और रायबरेली में इस समय प्रियंका गांधी ने जो माहौल बना दिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले सोमवार को पहुंची है प्रियंका गांधी वहां, और उन्होंने बोल दिया कि अब मैं यहीं रहूंगी 18 तारीख तक। 20 तारीख को वहां चुनाव है दोनों सीटों पर, और उन्होंने बोल दिया मेरे बड़े भाई राहुल गांधी और मेरे साथी केएल शर्मा, और केएल शर्मा के लिए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि मैं अब आपको जिताऊंगी, आप चुनाव लड़िए। तो ये सारी जो बातें अब जनता के सामने हो रही हैं, प्रियंका गांधी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि तुम थको कुछ भी हो, लेकिन तुम अब मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हैं, आप कभी भी आओ मेरे पास, लेकिन हमको मिलकर इस चुनाव को जीतना है। तो प्रियंका गांधी का ये जो अंदाज है वहां पर अमेठी और रायबरेली, इन दो सीटों से जो मैसेज निकल रहा है, क्या इसके लिए मोदी डर गए हैं? और इस पर आपका जवाब चाहूंगी। पहले प्रियंका गांधी की भी बाइट सुन लेते हैं कि आज के मोदी के बयान के बाद प्रियंका गांधी ने कैसे पलटवार किया है नरेंद्र मोदी पर। सुन लेते हैं इसको। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में। इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। प्रियंका गांधी का माइक सिस्टम भले अच्छा नहीं है, इस समय उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अदानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी लगातार घेराव कर रहे हैं मोदी जी का, और मोदी इसी बात से बिफरे हुए हैं। 10 सालों में उन्होंने सब कुछ, बंदरगाह से लेकर सारी चीजें, देश की सारी संपत्ति बेच दी है, जबकि कांग्रेस ने इस देश में 60 सालों के अपने शासन में संपत्ति बनाने का काम किया था। जनता के लिए संपत्ति बनाई थी, जिसको मोदी ने अब अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दी है। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? अभी जो मैं सवाल कर रही थी कि मोदी की ये जो बौखलाहट है, अब जो ये चुनाव के समय वो अदानी अंबानी का नाम पहली बार ले लिया, मतलब मेरा ख्याल है मोदी ने ये भी मुमकिन कर दिखाया जो उन पे आरोप लगते रहे हैं। तो क्या इसकी वजह यही है कि उन्हें अब ये लग रहा है कि यूपी में इस बार, जैसा कि उनको लग रहा था कि हम पूरी सीटें आराम से जीत लेंगे और अमेठी रायबरेली भी खाते में आ जाएगी, क्या इस बार अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस के दांव से घबरा गए हैं मोदी? शर्मिष्ठा जी, सिर्फ रायबरेली और अमेठी पे ही कांग्रेस के दांव से मोदी नहीं घबराए हुए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो 3 चरणों का मतदान हो चुका है उससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और जो आगे जो सूरत हाल दिख रहा है उससे मोदी बड़ी तरीके से घबराए हुए हैं। ये समझ चुके हैं कि अब झोला उठाने की समय जो है वो 4 जून को आ जाएगा। ये उनकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है शर्मिष्ठा जी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बातें वही हैं कि अब उनको ये समझ में है कि झोला उठाना है तो किस तरीके से झोला उठाया जाए। लेकिन ये वो चाहते हैं कि जब वो झोला उठा के निकलें तो उनके झोले पे नज़र जो है किसी और की ना हो, झोला कोई चेक नहीं करने पाए। तो झोला कोई चेक ना करने पाए, इसके लिए जो बता रहे हैं कि जो है वो झोले में नहीं, माल तो जब वो टेम्पू में जाता है, तो ये बताने की कोशिश एक तरीके से नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके की सब चीज़ें सामने आ रही हैं, नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से विचलन सामने आ रहा है, ये साफ तौर पे ये इंगित करता है कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये शर्मिष्ठा जी कि अभी तक होता ये था कि नरेंद्र मोदी कुछ बोलते थे, उस पर कांग्रेस रिएक्ट करती थी, कांग्रेस जो या विपक्ष था उस पर रिएक्ट करता था, और नरेंद्र मोदी की पिच पर जाकर के विपक्ष खेलता था। इस चुनाव में शर्मिष्ठा जी पिछले 10 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि बोल राहुल गांधी रहे हैं या बोल प्रियंका रही हैं, और नरेंद्र मोदी उस पिच पे जो है वो कथक डांस कर रहे हैं।
तो अभी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कथाकली और कथक डांस कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान पे, इससे साफ तरीके से समझा जा सकता है कि अब ये भारतनाट्यम किसी भी तरीके से काम में आने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी के। तो ये कलाबाजियाँ जो नरेंद्र मोदी की हैं, ये कलाबाजियाँ उल्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वो संकट में डालने वाली हैं। अब लोग सवाल करना सोशल मीडिया पर शुरू कर चुके हैं शर्मिष्ठा जी, और ये जब तक फोटो इनका वीडियो और नीचे तक जाएगा, जनता के बीच में जाएगा, तो सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि मोदी जी 10 साल से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बातें करते थे, आप कह रहे थे 5 साल आपको और दे दो, सबको जेल में डालेंगे। तो नरेंद्र मोदी फिर आप घोषणा कर दें कि अगले 5 साल क्या अभी जो डलवा देंगे अंबानी और अडानी को जेल में, करें घोषणा नरेंद्र मोदी। हिम्मत है नरेंद्र मोदी के अंदर, और हिम्मत है तो बताएं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने अडानी और अंबानी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस तरीके से आई, उसको लेकर के जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो थी वो अडानी के बचाव में आ गई, यहाँ तक कि आरएसएस को जो है खुल करके अडानी के समर्थन में आना पड़ा और अडानी के समर्थन में बात करना पड़ा, और यहाँ तक कहना पड़ गया कि जो अडानी के खिलाफ बातें कर रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं। ये आरएसएस की तरफ से बयान इस तरीके का आया। तो जिस तरीके के ये सब बयान आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत है और वो सोचते हैं कि अडानी और अंबानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि वो ईडी और सीबीआई को भारतीय मतलब कब भेज रहे हैं इस समय अडानी और अंबानी के घर, और वो टेम्पो पर भर भर के जो नोट जहाँ जा रहे थे वो नोट अभी भी क्या टेम्पो में भर भर के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये भी बता दिया नरेंद्र मोदी ने कि नोटबंदी फेल हो चुकी है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के कहने का यही है, क्योंकि नोटबंदी में तो सारा काला धन वापस निकल चुका था, तो काला धन, ये भी कह रहे हैं कि काला धन लिया है कांग्रेस के शहजादे ने अडानी अंबानी से। तो नरेंद्र मोदी ने यह आरोप तो लगा ही दिया है कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है और अडानी अंबानी काला धन बांटते हैं, और अब भले वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बांटते हैं, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी को मालूम है कि काला धन अडानी अंबानी बांटते हैं। तो अडानी अंबानी के काले धन के ऊपर नरेंद्र मोदी ने क्या कार्रवाई की? 2014 में जब आप सत्ता में आए थे तो आप इसी वायदे के साथ आए थे कि सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर काला धन जो विदेशों में वो आप लेकर के आ जाएंगे यहाँ। तो चलिए, विदेश से आप काला धन लेकर के नहीं आ पाए, आपकी नाकामी रही, लेकिन आप यहाँ देश में हैं जहाँ, और अडानी अंबानी अभी देश छोड़ के भाग नहीं गए हैं। हो सकता है 4 जून के बाद वो भी भाग जाएँ झोला उठाने वाले फकीर के साथ में, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन अभी तक आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये तो आपको बताना चाहिए। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं, और ये उपहास का पात्र इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की अब समझ में नहीं आ रहा है, उनकी जो रणनीतिकार हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंडिया गठबंधन का तूफान जो अब उठना शुरू हुआ है और इसने लगातार सवाल करना शुरू किए, इनके जवाब दिए किस तरीके से हैं। जिस तरीके से शर्मिष्ठा जी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला खुला, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें निकलवा ली कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से। ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया शर्मिष्ठा जी, अभी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक तमिल पत्रकार को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि लोग पछताएंगे जो इसको कह रहे हो, फिर नाचते फिरेंगे, क्या इस तरीके जो लोग आज नाच रहे हैं वो बाद में पछताते फिरेंगे, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। तो नरेंद्र मोदी के में अगर हिम्मत है और नरेंद्र मोदी में वास्तव में जो है वो काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की एक तरीके से कहा जाए कि उनकी इच्छा है, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है इसकी, तो इसको करके नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बिछाई हुई पिच पे, या कहिए राहुल गांधी की बनाई हुई पिच पे, या कहिए कि इंडिया गठबंधन की पिच पे, नरेंद्र मोदी अब खेलने को मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी उस पिच पे आकर के खेल रहे हैं, और ये पिच नरेंद्र मोदी की नहीं है। नरेंद्र मोदी को अपनी हिंदू मुसलमान की पिच पे जिस पे वो थे उसी पे रहना चाहिए, उनके लिए वही पिच मुफीद है। लगता शर्मिष्ठा जी ये है कि अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पिच थी हिंदू मुसलमान की बनाई हुई, उसमें गड्ढे बहुत हो चुके हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। तो वहाँ से निकलने की जुगत जो नरेंद्र मोदी ने लगाई वो कांग्रेस की पिच पर आकर खेलने की लगाई, लेकिन यहाँ भी फुल टॉस जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर जा रहा है, और नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो है वो बाउंड्री पे कैच आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल कैच आउट हो रहे हैं, क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये 4 जून को बिल्कुल पता चल ही जाएगा। लेकिन आज के जो नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसमें ये बिल्कुल दिख गया कि उनके लिए अब उनको नजर आ रहा है कि अब आने वाले वक्त में मेरे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 10 साल उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से काम किया कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे जो कोई कुछ कर ले, मैं अपनी मन की बात करता रहूंगा, मुझे जो मन है मैं वो करता रहूंगा। और अब उनकी ये मनमानी भारी पड़ रही है। अमरेंद्र जी, हम ये भी देख रहे हैं, देखिए अभी भी जो स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, उनके माथे पर वो तिलक इस तरह का वो लगाया हुआ है। पहले कहीं भी अभी जितने भी वो भाषण देते हैं, कहीं उनकी पगड़ी का रंग बदलता है, कहीं वो बिल्कुल नाटकीय अंदाज में और भाषणों में भी नाटकीयता, जबकि दूसरी ओर प्रियंका गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी सारे लोग, तेजस्वी यादव, ये सब लोग बिल्कुल सामान्य कपड़ों में आम लोगों की तरह उनके बीच जाते हैं, बातें करते हैं,
कोई नाटकीयता नहीं, सीधे सीधे जनता की बात जनता के साथ ये इंडिया गठबंधन जो है इस समय कर रहा है। बीजेपी ने लेकिन कभी भी जनता की बात नहीं की और अब भी मोदी नहीं कर रहे हैं, अब भी वो लोगों को झूठ ही बोल रहे हैं। और अब उनके इस झूठ पर अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आ गया है, इस पर उनकी प्रतिक्रिया आई है और खड़गे जी ने लिखा है कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त न रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान हैं। तो मतलब ये जो अभी जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, इन पर जो भी आ रहे हैं, अगर इनको आप प्रायोजित भी मान लें एक बार को, तब भी अब खुद मोदी के भाषण जो है वो ये बता रहे हैं कि रुझान किस ओर है। आपको क्या लग रहा है अमलेंदु जी की, क्या वक्त बदल रहा है? और दूसरा सवाल ये कि अपने भाषण की शुरुआत में मतलब जो आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी पर, उन्होंने राफेल का जिक्र किया था मोदी ने, और उसको इस तरह से बताया था मानो राफेल का जो मुद्दा राहुल गांधी के लिए निजी महत्व का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि उनका वो राफेल का मुद्दा तो वो जमीन में वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोली। जबकि राफेल विमान सौदे पर अगर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे तो उस पर कायदे से मोदी को एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते तरीके से जवाब देने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि पिछले चुनाव में इस पर कितनी राजनीति हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, लेकिन पिछले साल की बात है कि फ्रांस में अभी भी इस मामले पर मेरा ख्याल है जांच चल रही थी, और क्योंकि मीडिया पार्ट जो वहां का एक जो एजेंसी थी उसने यहाँ के अधिकारियों से भी जानकारी चाहिए थी और सुझाव मतलब सहयोग चाहा था, क्योंकि वहां अभी भी उन लोगों के उसमें ये जांच है कि भाई बिचौलियों ने कई बिलियन यूरो जो है वो दिए हैं और उसमें भारतीय लोगों के नाम आ रहे हैं। मतलब अभी तक पूरी बात ऐसे पाक साफ नहीं है। और राफेल विमान का सौदा वो तो बात पुरानी हो गई, 5 साल पुरानी बात थी। अभी मोदी को उस समय उठाने का मतलब क्या ये लग रहा है कि मोदी अब वापिस पुरानी बातों को यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली जो बात है, क्या मोदी उस पर आ गए हैं? क्योंकि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम पिच जो है वो नहीं सध रही। रामलला के दर्शन मोदी हाल ही में कराए, उसके पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था और उसपे वो बार बार जो जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि बीजेपी को अपना ये हिंदू मुसलमान वाला पैतरा छोड़ना होगा? और क्या अब ये वक्त आ गया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि कुर्सी डगमगाने लगी है, वक्त बदल रहा है, मित्रों का साथ छूट रहा है? क्योंकि अमलेंदु जी एक और खास बात यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि अदानी अंबानी का नाम तो लिया मोदी ने, लेकिन इन चुनावों में जैसे 2014 के जो चुनाव थे उसके पहले जो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो हुआ था, उसमें लोगों ने, उद्योगपतियों ने आके कि नहीं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र भाई को ही आना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और देश की तरक्की, और गुजरात मॉडल वहीं से पूरा निकला था। ये सारा जो तब का मामला था, तो मतलब उद्योगपतियों ने उनको विजनरी और पता नहीं क्या क्या बताया, बीच में भी फिर इस तरह के बयान आते रहे। इन चुनाव में लेकिन एकदम सुई पटक सन्नाटा ऐसा नजर आ रहा है कि उद्योगपतियों की ओर से कोई मोदी को सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्या वो लोग भी समझ गए कि वक्त बदल रहा है? निश्चित तौर पर सर मित्रा जी, उद्योगपति भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वक्त बदल चुका है। दूसरा, उद्योगपतियों के अंदर भी एक तरीके से कहा जाए एक लॉबी जो है वो ये बन चुकी है कि जिस तरीके से ये आरोप लगते रहते हैं, राहुल गांधी खासतौर से आरोप लगाते हैं कि 2 पूंजीपतियों के या 22 पूंजीपतियों के हित में ये सरकार काम करती है। ये आरोप लगातार लगाते रहते हैं और किनके हित में काम करती है। तो उन पूंजीपतियों के अंदर भी एक तरीके से बीजेपी को लेकर के ये रोष है, वो चाहते हैं कि ये सरकार चली जाए। चूँकि आरोप ये है, जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, वो ये है कि ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हित में काम करती है, दूसरी पूंजीपतियों के ईडी और सीबीआई इनके जरिए फंसाने की कोशिश करती है और फिर वो कंपनियां खरीद करके प्रधानमंत्री के मित्रों को दे दी जाती हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एक मीडिया कंपनी जो है उसको ऊपर छापा पड़ा, उसके बाद फिर वो मीडिया कंपनी अडानी ने खरीद ली। इसी तरीके से कुछ सीमेंट कंपनियाँ थीं, उन पर जो था किस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, एजेंसियों की कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर वो एक बड़े पूंजीपति ने खरीद ली। ये सारी चीज़ें एक तरीके से जिस तरीके से होती रहती हैं, तो पूंजीपतियों के अंदर भी इसको लेकर के एक है कि ये सरकार जो है कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही है और एक तरीके से ये गैंग बना करके जो है काम किया जा रहा है राजनीतिज्ञों का, इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का और कुछ पूंजीपतियों का एक कॉकस जो है वो देश के अंदर बन गया है और ये पूरी देश की संपदा और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। एक तो सर मित्रा जी ये है। दूसरा, उन तमाम पूंजीपतियों को ये भी समझ में आ गया है
कि ये अब मोदी जी का जो है वो एक्सपायरी डेट जो है वो हो चुकी है, मतलब वो एक्सपायरी डेट आ गई है मोदी जी की, और उस पर लिख गया है कि अब आप जो है इसके बाद आप उपयोग के लायक नहीं हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी शर्मिष्ठा जी काफ़ी पहले समझ चुकी थी। आपको याद होगा कि वो जो इनका जो संघ का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी का, उसने लिखा था कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व जो है वो अब वोट कबाड़ने के जो है वो साधन अब नहीं है, इनके दम पे वोट नहीं कबाड़ा जा सकता। तो शर्मिष्ठा जी समस्या ये है कि अगर इनके दम पे भी वोट नहीं मिल सकता बीजेपी को, तो बीजेपी करे तो आखिर करे क्या? अगर नरेंद्र मोदी कि ये गुलाटियाँ जो मारते हैं वो ये मारना वो छोड़ दें, ये गुलाटियाँ मारना छोड़ दें नरेंद्र मोदी, और हिंदू मुसलमान के पीछे से अगर भारतीय जनता पार्टी हट जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाए फिर किस बात को लेकर के? संकट बीजेपी के सामने है। क्योंकि देखिए 10 सालों में अगर बीजेपी ने की सरकार ने कुछ काम किया होता, काम ना भी किया होता तो अपने कार्यकर्ताओं की सुन ली होती, अपने सांसदों विधायकों की सुन ली होती, तो भी परिस्थितियां कुछ दूसरी तरीके की होती। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है शर्मिष्ठा जी पूरे देश में, उसको आप जो है कुछ सांसदों के टिकट काट के या कुछ विधायकों के टिकट काट के आप उसको अगर बदलना चाहते हैं तो ये बदलने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों की भी समझ में ये आ रहा है कि असल में सारी समस्या की जड़ अब नरेंद्र मोदी हैं, ये बात देश की जनता की समझ में आने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि सब मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी तो है नहीं, सब मोदी की गारंटी है, तो लोगों की समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे ख़त्म हो चुकी है और ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, क्योंकि सारी गारंटी अब नरेंद्र मोदी की। तो जब नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो सारे जो कमियां हुई हैं पिछले 10 सालों में, तो ये भी नरेंद्र मोदी के ही खाते में है। क्योंकि गारंटी जब नरेंद्र मोदी की हैं तो वो गारंटियाँ फेल होंगी, तो वो फेल होने की गारंटी भी नरेंद्र मोदी के जिम्मे ही जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे नहीं जाएगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो निचले स्तर पर है उन पर निराशा है। दूसरा, पन्ना प्रमुख भी कहने लगा है कि हमको तो आपने बना दिया पन्ना प्रमुख और 5,000 रुपया दे दिया कि पन्ना प्रमुख जाकर काम करे 5,000 रुपये में, और करोड़ों के और अरबों रुपए के वारे न्यारे जो वो कर रहे हैं 2 व्यापारी गुजरात के। तो भाई उस पन्ना प्रमुख को भी चाहिए ना। फिर अगर आप देखिए प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा, और उसमें क्या है कि ये कि भाई लूट का माल जो है वो मिल बांट के खाना चाहिए, अगर अकेले खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो लूट का माल अगर खाया जा रहा है तो उसको मिल बांट के खाओ भाई, अपने कार्यकर्ताओं को भी दो, सबको दो। तो लेकिन अगर आप चाहें ये कि जो है वो केवल काम जो है वो सिर्फ 2 उद्योगपति करेंगे सब कुछ, सारे ठेके उनको होंगे, जैसा कि प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं कि सारे ठेके उनको हैं, चीनी उनको है, बिजली उनको है, खदानें उनको है, सारा व्यापार उनको है। जब सब कुछ उनको है तो भाई वोट भी उनसे ही ले लो फिर, और पन्ना प्रमुख भी उन्हीं को बना दो। जैसा आपने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बना दिया पन्ना प्रमुख, अब वो लेकर के घूम रहे हैं घर घर के, पन्ना प्रमुख बन गए हैं, बहुत शान की बात है। तो पन्ना प्रमुख भी इन अडानी अंबानी को बना दो जिनके लिए सारे कारोबार दिए जा रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से रोष है शर्मिष्ठा जी, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पे भी है कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम बीजेपी के तो बचाव कर सकते हैं जनता के बीच जाकर के, हिंदू मुसलमान भी खूब कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की इन करतूतों का हम किस तरीके से बचाव करें, ये संकट उनके सामने भी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने। तो नरेंद्र मोदी को भी ये बात अब समझ में आने लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरीके से उनके पीछे नहीं है, और चूंकि जिस तरीके से उन्होंने सारे बीजेपी के अंदर ही जिस तरीके से उन्होंने खेल करने की कोशिशें की हैं, ये अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शर्मिष्ठा जी, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बयान दिया उससे वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, बुरी तरीके से घिर चुकी हैं। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से क्लास लगाई है, अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी अगर इसके जवाब में कुछ बोलते हैं तो बीजेपी को और कितना फंसाते हैं। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने तो जबरदस्त क्लास लगाई है, क्योंकि लोगों के सामने जाके साफ साफ ये बोल देना और उनके झूठ का खुलासा कर देना बड़ी बात है। क्योंकि इसके बाद अब मोदी किस तरह से अपना बचाव करेंगे, क्योंकि 2 बयान तो हम ही लोगों ने दिखा दिए कि राहुल गांधी ने 1 हफ्ते में 2 बयान अदानी के खिलाफ क्या दिए हैं, आप सुन लीजिए। अब अपने झूठ को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे ये देखना होगा। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों, मेरा ख्याल है अमेठी या रायबरेली में किसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था कि उनके शादी के लिए एयरपोर्ट तक वहां पर तैयार हो जाता है और आप लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा तक नहीं है। तो अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अदानी अंबानी, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अदानी की संपत्ति में भी कितना इजाफा हुआ इनके मोदी के कार्यकाल में, ये राहुल गांधी ने आंकड़े दे दिए थे। अंबानी के यहाँ प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए किस तरह से सारी सुविधाएं जुट गई, ये भी हम लोगों ने देखा। और अब आज जो मोदी ये बोल रहे हैं, क्या इसके बाद अदानी अंबानी की ओर से आपको कुछ लगता है कि, क्योंकि वो लोग तो उद्योगपति हैं, उनको भी ये देखना है कि उनका व्यापार कारोबार कैसे चलता रहे, और सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो व्यापार कारोबार अच्छा चलेगा। राहुल गांधी बार बार ये बोल चुके हैं कि उनको उद्योगपतियों से कोई बैर नहीं है, उन्हें समस्या केवल इस बात से है कि सारी चीजें 2-3 लोगों को क्यों दी जा रही है। उनका ये कहना है
कि अगर उद्योगपतियों को भी बढ़ावा देना है तो एक साथ एक जैसा सबको मौका मिलना चाहिए। अब लेकिन अदानी अंबानी के ऊपर जो खुद प्रधानमंत्री ने ये जो बोल दिया है, काले धन वाली बात जो बोल दिया, आपको क्या लगता है कि इन लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आएगी, और अगर आती है तो मोदी के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी? देखिए समिता जी, मुझे लगता है कि फिलहाल तो शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, और अगर आती भी है अडानी अंबानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, तो वैसी ही प्रतिक्रिया आएगी जैसे कि अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो थे, या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, तो वो अपना एक इंटरव्यू उन्होंने जो दिया था एक चैनल को, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके कांग्रेस के साथ भी रिश्ते रहे हैं और कांग्रेस के समय में उनको तरक्की मिली है। तो इस तरीके के ही बयान वो आएंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमारे रिश्ते रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, हम व्यापारी हैं, हमको व्यापार करना है, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समिता जी, असल में बात ये है कि अब लोगों के समझ में ये आने लगा है, और ये देखिए परसेप्शन है, इस परसेप्शन को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ नहीं सकती कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। यानी अडानी अंबानी जो है उसके पीछे नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के पीछे अडानी और अंबानी है। ये एक कहा जाए कि समझ जो है आम जनता के बीच में ये बन चुकी है अच्छे तरीके से, और ये समझ बनाई है बीजेपी ने खुद समिता जी। क्योंकि आप देखिए, अगर आज से 10 साल पहले तो अगर आप अडानी अंबानी का नाम लीजिए तो उस तरह से लोग हमलावर नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप अडानी अंबानी के ऊपर कुछ भी बात कीजिए तो लोगों को, मतलब बीजेपी के लोगों को उतना ही बुरा लगता था जितना आप नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कह दीजिए तो उनको उतना बुरा लगता है। मैं कई डिबेट्स में रहा हूँ टीवी पे शर्मिष्ठा जी, और जहाँ अडानी अंबानी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण होते थे वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाते थे, मतलब जैसे कि उनकी जो नाक पकड़ के खींच ली गई हो, इस तरीके से। तो ये परिस्थितियाँ आपने खुद पैदा की, और आपने खुद बताया कि अडानी अंबानी और नरेंद्र मोदी एक ही हैं। राहुल गांधी तो आरोप लगाते थे, तो राहुल गांधी चलिए एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, तो उसके आरोपों की पुष्टि जनता करे या ना करे ये भी समझा सकता है। चलो ठीक है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर उन आरोपों पे भारतीय जनता पार्टी हत्थे से उखड़ने लग जाए, अगर नरेंद्र मोदी के साथ अडानी का फोटो लेकर के राहुल गांधी अगर संसद के अंदर लहरा दें और उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाए, तो ये समझा जा सकता है कि फिर किसके किसके साथ क्या संबंध हैं। अगर अडानी को लेकर के महुआ मोइत्रा सवाल पूछ लें और महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाए, मुकदमे कायम हो जाए, सीबीआई ईडी के केस पहुंच जाए, संजय सिंह अगर जाकर के संसद के अंदर जो है राज्यसभा में अगर नारे लगाने लग जाएं कि मोदी अडानी भाई भाई मिल बांट के क्या खाई मलाई, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, संजय सिंह को जेल जाना पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं कि अडानी और अंबानी के साथ किसके क्या रिश्ते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राजनेताओं के किसी के साथ रिश्ते नहीं होते हैं, कांग्रेस के लोगों के भी तमाम पूंजीपतियों के साथ रिश्ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं रहे, लेकिन वो रिश्ते होना एक अलग बात है। और देश के संसाधनों पर कब्जा करके और सरकार पूरी की पूरी जो है वो कुछ खास पूंजीपतियों के हित में काम करने लग जाएं, आप कानून तोड़ें और कानून बनाए भी तो उन पूंजीपतियों के हित के लिए आप बनाने लग जाएं, ये स्थिति जो है ये देश के लिए खतरनाक होती है। राहुल गांधी जिस बात की तरफ बार बार इशारा करते रहे, राहुल गांधी यही कहते रहे कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है कि कुछ खास उद्योगपतियों के लिए सरकार जो काम करने लग जाए, और जो एक तरीके से कहा जाता है जो पूंजीवाद के लिए में होता है कि प्रतिस्पर्धा जो है उसकी स्थिति रहे। क्रोनिक कैपिटलिज्म में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। आज शर्मिष्ठा जी जिस तरीके से देखिए कि पहले देश के अंदर कितनी टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, 19-22 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी। आज देश के अंदर 3 टेलीकॉम कंपनियां रह गई हैं जो निजी क्षेत्र की हैं। उनमें से आज क्या स्थिति है, जिनमें से 2 कंपनियां जो हैं वो लगातार हाँफ रही हैं, और अगर जो मान लीजिए ये दोनों कंपनियां भी अगर आज देश छोड़ दें या कारोबार छोड़ दें, उसके बाद क्या बचेगा, एक कंपनी बनेगी जिसका प्रचार जो था वो नरेंद्र मोदी ने किया था, और वो कंपनी भी अगर ये कारोबार छोड़ के भाग जाए, जिस तरीके से रिलायंस जो थी वो जो बनी थी एक्सप्रेस मेट्रो एयरपोर्ट वाली दिल्ली की, उसको छोड़ करके जिस तरीके से रिलायंस भाग गई, उसी तरीके से अगर ये कंपनी भी इसको छोड़ के भाग जाए, तो आज हमारा टेलीकॉम सेक्टर जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बातें करने की, डाटा बड़ा सस्ता हो गया है, डाटा की जिसकी बात करते हैं, ये कहाँ पे आज खड़ा होगा। तो यही क्रोनिक कैपिटलिज्म की बीमारियां हैं। इन्हीं बीमारियों की तरफ राहुल गांधी लगातार इशारा करते रहते हैं, लगातार कहते रहते हैं ये क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है ये देश के लिए और देश के अंदर जो व्यापारिक वातावरण है, स्वस्थ वातावरण हो, उसके लिए अच्छा नहीं है, और ये खराब चीज़ें हो रही हैं। तो शर्मिष्ठा जी यही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से राहुल गांधी की बनाई हुई पिच पे आप खेल रहे हैं, तो ये राहुल गांधी की जीत है, और नरेंद्र मोदी मान चुके हैं कि वो राहुल गांधी के सामने अब हार चुके हैं। और ये ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं, ये भी खबरें शर्मिष्ठा जी यही समझी जा सकती हैं।
नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने हार रहे हैं, ये बात तो 4 जून को और भी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल वो हाफते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कम से कम उनके भाषणों में जिस तरह की बातें अब शामिल होने लगी हैं, आज अदानी अंबानी को लेकर मोदी को अगर बोलने पर मजबूर होना पड़ा है, तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो गई है। और आज मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तो प्रतिक्रिया दी ही। मनोज झा ने भी एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम देख लेते हैं। मनोज झा जो है आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रायोजित ओपिनियन पोल क्या ही कहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा, भाव और उनका अधोमुखी विमर्श सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि चुनाव के नतीजे साहब की टीम के लिए प्रीतिकर तो कतई नहीं हो रहे। मंगलसूत्र और भैंसों के बाद अब तो अदानी अंबानी भी शुमार हो गए, गईल भैंसिया पानी में। मनोज झा का ये कहना है कि गईल भैंसिया पानी में। क्या अमलेंदु जी, भैंस वाकई पानी में चले गई है? क्या अब बीजेपी के हाथ से बाजी जा चुकी है? क्या अब बीजेपी यहां से किसी तरह से आपको कमबैक करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अब तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अदानी अंबानी की ओर से भी खुलकर कोई सपोर्ट मिलेगा। और इसमें ये जो आज मोदी को ये बात बोलने पर मजबूर होना पड़ा, तो हमने ये भी देखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जिस तरीके से खुला था पूरा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सारी जानकारी ले ली, तो उसमें ये भी आया था कि बहुत सारी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा इसीलिए दिया क्योंकि उस पर ईडी या सीबीआई का किसी न किसी तरह का दबाव था। और उसमें हैरत की बात यह कि उसमें अदानी अंबानी का नाम तो था शायद, लेकिन अदानी का कोई नाम उसमें नहीं था। अंबानी की कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कोई संबंध है, तो उन कंपनियों से इनको मिले थे। तो अब ये जो ईडी का और इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो नया संबंध सामने आया इन चुनावों में, उस पर अब क्या मोदी को शायद आज इसीलिए ये ऐसा बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब वो ये बता रहे हैं कि अगर अदानी अंबानी के पास काला धन है तो मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, इनका वास्ता कांग्रेस से है। क्या कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी अब बाकी 4 चरणों में अपने लिए कोई मतलब स्थिति को संभाल पाएगी? अमरेंदु जी, देखिए समिता जी, ये नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं, अब इसका मतलब उनको ये साफ संकेत है कि जनता अब समझ रही है कि अडानी अंबानी और मोदी जी एक हैं। और ये भी उनकी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी का ये दिया हुआ संदेश जन जन तक पहुंच गया है कि नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं और किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि समिता जी, जिस तरीके से रोजी रोटी और रोज़गार के मसले जो हैं वो सतह पर आए हैं, जनता इसको लेकर के मुखर हो रही है, लगातार सवाल पूछ रही है। इससे नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया है कि मुद्दे अब दूसरे बन चुके हैं और नरेंद्र मोदी अपनी पिच पे अब कामयाब नहीं हो सकते, उस पिच पे नरेंद्र मोदी अब सफल नहीं हो सकते। और नरेंद्र मोदी की जो थी वो यूएसपी यही थी कि वही उनकी पिच थी हिंदू मुसलमान की, वो पिच उनको लगातार उसमें उनको गड्ढे होते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी अब दूसरी पिच पे आना चाहते हैं और कांग्रेस को उस पिच पे घेरना चाहते हैं, लेकिन ये पिच जो है दूसरे लोगों ने तैयार की, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए वो पिच नहीं है। तो नरेंद्र मोदी उस पर जो है एक तरीके से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं इस पिच पे। तो अब नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं समिता जी, ये उल्टा ही पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब आप जो है विपक्ष की बिछाई हुई बिसात जो है उस पर आप खेलने को मजबूर हो रहे हैं। अब मुद्दे विपक्ष तय कर रहा है, आपको उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है, आपको उस पर उल्टी सीधी बातें करनी पड़ रही हैं। अब ये जब संविधान का जब मसला उठा समिता जी, और ये मालूम पड़ गया नरेंद्र मोदी को कि ये मसला ज़मीन तक पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आ गई, तो ये संविधान भी ख़त्म कर देगी और आरक्षण ख़त्म कर देगी और लोकतंत्र भी ख़त्म कर देगी। तभी नरेंद्र मोदी को कहना पड़ गया कि हम संविधान ख़त्म नहीं करेंगे और कांग्रेस ख़त्म करना चाहती है संविधान, ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने। तो ये जिस तरीके से लौट के उस पर आ रहे हैं, जो कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जो पिच तैयार कर रहा है उस पर लौट करके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ये कुल मिला के समिता जी नरेंद्र मोदी की एक बड़ी विफलता है। और ये शुरुआत समिता जी जो हो गई थी, वो हो गई थी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के साथ ही। जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसकी चर्चा होना शुरू हुई कि मैनिफेस्टो में क्या है। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही जो था ये कहा कि साहब इसमें मुस्लिम लीग की छाप पड़ती है, लोगों ने वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ढूंढ के वो पढ़ना शुरू कर दिया। और जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसके 3 दिन के अंदर ही 42 लाख डाउनलोड जो थे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से हुआ, ऐसा कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनका दावा है। लेकिन हमने खुद देखा कि लोग जो थे तमाम पूछते थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आखिर क्या है। तो ये जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी ने खुद जो था वो जनता के बीच पहुंचा दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बातें हैं। अब जो बातें पहुंच गई जनता के बीच में, कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंच गया, ये नरेंद्र मोदी ने ही पहुंचा दिया। अब यहीं से नरेंद्र मोदी जो है वो अपने
बुने जाल में ही फंसते हुए नजर आए शर्मिष्ठा जी। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी उस जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो अपने ही बुने जाल में और उलझते चले जाते हैं। और ये शर्मिष्ठा जी होता है कि जब आप कोई जाल बुनते हैं किसी दूसरे के लिए और खुद उसमें उलझ जाते हैं, तो उसमें से निकलने की जरूरत में फिर आप और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ठीक यही हो रहा है कि वो जाल जो कांग्रेस के लिए बुनना चाहते थे या इंडिया गठबंधन के लिए बुनना चाहते थे, उस जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। और जैसा जितने भी वो कोशिश करते हैं उससे निकलने की, उसमें वो उतना ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें उलझते चले जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। तो कुल मिला के शर्मिष्ठा जी यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अब कमबैक नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। लोग भी इस बात को कह रहे हैं और जिस तरीके से 3 चरणों के रुझान जनता की तरफ से देखने सुनने को मिल रहे हैं, उससे भी एकदम बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, ऐसा समझा जा सकता है। ये आखिरी प्रयास नरेंद्र मोदी का अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का है कि कार्यकर्ता भी आखिरी समय में जो है वो साथ छोड़ करके भाग ना जाए। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की एक जो है वो कोशिश नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, हम लोग जब शुरू से नरेंद्र मोदी के भाषणों पर चर्चा करते रहे हैं तो हम लोग ने कई बार ये सोचा कि अब इस बार तो उन्होंने ये बोला, अब आगे और वो क्या बोलेंगे। और ये हैरत की बात है कि नरेंद्र मोदी हर बार सरप्राइज कर ही देते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा नया फैक्टर ढूंढ निकालते हैं जिस पर चर्चा हो जाए और जिसमें वो खुद भी फंस जाते हैं। गीता वाली का शायद एक पुराना गाना है कि बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे इस राह में। तो मोदी जी को अब उस गाने को मेरा ख्याल है सुनने की जरूरत है, क्योंकि इस राह में अब उनको और धोखे आगे भी मिल सकते हैं, जिस राह को वो अपने लिए बहुत आसान समझ लिए थे। जब उन्होंने 15 अगस्त पे ये कहा था लाल किले से कि तीसरी बार भी मैं ही आऊंगा, तो उनको ये लगा था कि बड़ी आसानी से मैं जीत जाऊंगा और मैं कुछ भी बोलूंगा और लोग मुझे वोट दे देंगे। उन्हें ऐसे ही लग रहा था कि सारा देश मेरे साथ खड़ा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस तरह से इस बार अपना जाल बिछाएंगे, या शतरंज की बिसात अगर हम कह लें, क्योंकि आजकल वो शब्द भी बहुत चल निकला है। और उस पर इस तरह से वो खेल खेलेंगे कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो और क्या बोलेंगे। बहरहाल अभी 4 चरणों के चुनाव और बाकी हैं, तो हमको ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे उनके भाषणों में और कौन से नए शब्द जुड़ते जाते हैं। आज ये अब चलते चलते मैं पवन खेड़ा का एक ट्वीट बता दूं जो आज उनका अभी फिर इस बयान पर आया है। उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण के बाद अब तो हम दो हमारे दो वाले पप्पा अपने ही बच्चों अदानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब कौन पप्पा है कौन बच्चे हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अदानी अंबानी का मतलब उनका हाथ जो था वो नरेंद्र मोदी के पीठ पर था या नरेंद्र मोदी का हाथ उनके सिर पर था, ये तो अब जनता तय कर लेगी। लेकिन आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अदानी अंबानी का नाम लिया और कांग्रेस को उसमें घेरने की कोशिश की, उसमें मोदी आज अपने ही बयान में फिर से बुरी तरह घिर गए हैं। और इस बयान पर आज प्रियंका गांधी ने अमेठी रायबरेली में अपनी जो सभाएं वो कर रही हैं उसमें उनकी क्लास जिस तरह से जनता के सामने लगा दी। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। देखना होगा राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनकी बात मान ली और अदानी अंबानी का नाम ले लिया। आगे राहुल गांधी की और कौन सी बात नरेंद्र मोदी मानते हैं ये भी हम देखेंगे। आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अमरेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और हमें ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।